हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प रनिंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो ये है मंथली जून 2026 का टोटल करंट अफेयर्स, एक महीने का टोटल मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मिलेगा शार्प लर्निंग ऐप पर, जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बैचेज लिए हुए हैं पेड वाले उनको। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सब कवर करवाए जाएंगे पूरे मंथ के। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चलेंगे और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सब जो वीडियोस होते हैं वो टॉपिक वाइज देते हैं हम लोग, पीडीएफ भी। तो सबसे पहले बात करेंगे राजनीति के नाजुक फैसले, उन सबसे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और प्रश्न होगा कि किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? तो आंसर होगा जॉर्ज कुरियन। ठीक है, उनका दरअसल राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया था। हालांकि कानूनन उनके पास वक्त था संविधान के अनुच्छेद 75(5) के तहत कि वो 6 महीने तक वो मंत्री रह सकते थे, लेकिन लगता है कि उनको दोबारा राज्यसभा का सदस्यता मिलती नहीं, तो इसलिए अब इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि सड़क हादसों में मृत गृहिणियों के लिए बीमा मुआवजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए घर संभालने वाली महिलाओं को क्या दर्जा दिया है? आंसर क्या होगा इसका? राष्ट्र निर्माता यानी नेशन बिल्डर। नया नियम सुप्रीम कोर्ट ने लागू कर दिया है और जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच थी, उसने तय किया कि सड़क हादसों में जो गृहिणी है उनकी मौत पर कम से कम जो उनके काम की कीमत है, वर्क की कीमत है, वो 30,000 रुपया प्रति महीना वो तय की जाएगी, यानी 3.6 लाख सालाना। और ये जो राशि है वो प्रणय सेठी वाला जो मामला था ना, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को बीमा का मुआवजा देने का एक नियम बनाया था, उसके नियमों के अलावा भी होगा ये। ठीक है, इसमें ये भी है कि कुछ परसेंट जो हर साल वो बढ़ता चला जाएगा। इससे ना उसके अगर वर्किंग जीवन का जो आकलन होगा और फिर उसके तहत मुआवजा जो ना वो गृहिणियों को मिल पाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तो कोर्ट ने ये कहा है कि गृहिणियां जो है ना वो उनका योगदान अमूल्य है, वो अगली पीढ़ी तैयार करती हैं और किसी भी जो प्रोफेशनल्स हैं उसकी तुलना करके इसको कम नहीं आंका जा सकता है। मुआवजा तय करते समय महिला की उम्र, शिक्षा, स्किल, पारिवारिक जिम्मेदारियां, उन सब चीज़ों को भी देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, तो इसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था या थीम क्या था? आंसर होगा 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। तो इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक वो शामिल हुए और 4 महत्वपूर्ण स्तंभों, पिलर्स की बात की गई। जैसे महत्वपूर्ण यह है कि मजबूत मानव पूंजी, भविष्य के लिए तैयार कौशल, उत्पादक रोजगार और उद्यमिता आधारित विकास, स्वास्थ्य एवं पोषण के साथ बेहतर जीवन का स्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब जवाहरलाल नेहरू पीछे हो गए? बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर टर्म सरकार जो है ना वो जो कह रही है वो क्या कर रही है? निर्वाचित प्रधानमंत्री की बात कर रही है। क्लियर हो गई बात? निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 10 जून तक उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,399 दिन पूरे कर लिए और निर्वाचित अवधि में जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिन का टोटल था। लेकिन आपको अब इसमें क्लियरिफिकेशन भी होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, यानी अपनी मृत्यु तक ये पद संभाला था। और इस तरीके से नेहरू जी का जो कार्यकाल हो जाता है वो 6,130 दिन होता है। ठीक है, लेकिन यहां सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये कहा कि नहीं, निर्वाचित हम कहेंगे। उस समय तो ये अंतरिम गवर्नमेंट थी ना, शुरुआत में जब 1947 में बनी थी आज़ादी के बाद। उसी अंतरिम गवर्नमेंट में प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत लोग थे, और इसको संविधान सभा का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो हालांकि बाद में जब चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, तब जो है ना वो इनका मतलब ये 1952 में जब पहला लोकसभा चुनाव हुआ था भारत में,
उस वक्त से सरकार गिन रही है, इसलिए निर्वाचित की बात कर रही है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आंकड़ों की कलाबाजी है, आंकड़ों का खेल है, और उसमें नंबर वन बनने की जो कोशिश है उसके तहत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि वो नंबर वन है निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के पद की शपथ किसने ली है? तो DK शिव कुमार, कांग्रेस का शासन है यहाँ पर, और उन्होंने शपथ ली है। इससे पहले सिद्धारमैया थे कांग्रेस के ही, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इनको बनाया गया है। अब बात करेंगे हम लोग वायरस बीमारी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न होगा कि केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में किए गए संशोधन के तहत कफ सिरप सहित कई सिरपों की ओवर द काउंटर यानी OTC बिक्री पर रोक लगाने के लिए इन्हें किस अनुसूची यानी शेड्यूल से बाहर कर दिया है? आंसर का शेड्यूल K। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कानूनी आधार? ये संशोधन जो ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की जो धारा 12 और 33 है उसके तहत किया गया, और इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 16 जून को औषधि नियम 1945 उसमें बदलाव कर दिया है। ठीक है, और इस संशोधित नियमों को ड्रग्स 5वां संशोधन नियम 2026 कहा जाएगा। तो ये क्यों बदलाव किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है? दरअसल मामला है कि घरेलू संकट है और अंतर्राष्ट्रीय संकट भी है। आपको पता होगा कि पिछले साल अक्टूबर में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप जो दूषित थे, गड़बड़ थे, उसको पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी, और उसमें एक केमिकल पाया गया था डायथिलीन ग्लाइकॉल, और उसकी वजह से किडनी फेलियर के मामले हुए थे। और दुनिया भर में भी, जैसे भारत से जो गया था गाम्बिया में, इसके अफ्रीका में, इसके अलावा उज्बेकिस्तान में, तो वहाँ पर जो है वो कफ सिरप पीने से मौत हुई थी, और दुनिया भर में भारत को लेकर भारी चिंता जताई दी गई थी। तो इसीलिए अब इसको शेड्यूल K में कर दिया गया है, मतलब कि कड़े कर दिए गए हैं। कोई भी सामान्य दुकानदार बिना किसी लाइसेंस या डॉक्टर की पर्ची के ओवर द काउंटर में तब अपनी दुकान से सीधे नहीं बेच सकता है। ये है महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न होगा कि HDFC के नए अंशकालिक अध्यक्ष पार्ट टाइम चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव कुमार नियुक्त हुए हैं, 3 साल का कार्यकाल होगा। राजीव कुमार को जानते होंगे फोटोग्राफ से आप, ये पूर्व वित्त सचिव हैं और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ठीक है, रिटायर्ड हैं ये। तो उन्होंने KK मिस्त्री की जगह ली है। अगला क्वेश्चन है कि खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के नए डायरेक्टर कौन है जिनकी नियुक्ति जून में हुई है? तो महेश दीक्षित नाम है उनका, आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय न्यायविद को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनी न्यायाधिकरण यानी ITLOS यानी इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी उसका जज चुना गया है? तो डॉक्टर बिमल पटेल को चुना गया है। फोटोग्राफ ये रहा। तो ये है क्या ITOS? तो ये समुद्री विवादों को सुलझाने के लिए बनाई गई एक स्वतंत्र और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था है। स्थापना हुई थी इसकी 10 दिसंबर 1982 को। एक संयुक्त राष्ट्र का एक ऐतिहासिक समझौता था, उसी के तहत। ठीक है, औपचारिक रूप से इसको शुरुआत किया गया था, काम करना शुरू किया था इसने 1994 से, और इसको संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत बनाया गया। लेकिन ये सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संस्था है जिसके गहरे संबंध यूनाइटेड नेशंस थे। मुख्यालय इसका हैम्बर्ग जर्मनी में है। ठीक है, 21 स्वतंत्र जज होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी GICRE, तो उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी CMD कौन बने हैं? तो हितेश जोशी बने हैं। GICRE का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या है ये कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी है। तो देखिए ये जो कंपनी है ना वो बीमा कंपनियों के बीमा की का बीमा करती है। पूरा नाम इसका क्या है? GIC री इंश्योरेंस यानी पुनर्बीमा। दरअसल जब साधारण बीमा कंपनी जैसे LIC, न्यू इंडिया इंश्योरेंस या और भी मैक्स बूपा वगैरह वगैरह ये सब जितनी है ना, तो ये लोगों का बीमा करती है, तो उस पर भी खुद का रिस्क बढ़ जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो ऐसे में बहुत सारे हादसे होंगे, उस वक्त कंपनी को बहुत बड़ा क्लेम देना पड़ सकता है और उससे ये दिवालिया हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। इस रिस्क यानी इस जोखिम को कम करने के लिए बीमा कंपनियां क्या करती हैं, अपने रिस्क का एक हिस्सा GICRE जैसे जो पुनर्बीमा कंपनी है उसको ट्रांसफर कर देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है कि किस फिनटेक कंपनी के संस्थापक कुणाल शाह को व्हाट्सएप का नया वैश्विक प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है? तो आंसर होगा क्रेड। तो इस नियुक्ति के साथ ही मेटा ने कुणाल शाह की जो कंपनी क्रेड है उसमें $900 मिलियन, लगभग 8,550 करोड़ रुपए हुए, वो फंड उसमें डाल दिया है अपना। करीब 20% हिस्सा क्रेड का उसके पास आ गया है। तो मेटा ने इनको नियुक्त किया है अपने व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि मेटा यानी जो फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, जिसके चीफ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, तो उनका ये मानना है कि ये जो ऐप है ना व्हाट्सएप, ये सुपर ऐप बन जाए, जैसे चीन में वी चैट है। और इसमें ये है कि जैसे कि यूपीआई की फैसिलिटी भी है व्हाट्सएप में, लेकिन लोग यूज़ नहीं करते हैं, पेमेंट, ई कॉमर्स, इन सब चीज़ों के लिए। तो ये इनके पास अनुभव है इस चीज़ का क्रेडिट के ज़रिए, तो वो अब उस पर अपना काम करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। मुख्यालय इसका सेल का कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ओके, सेल ये क्या है? मतलब इसके पास अपनी लॉ एस भी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नाम से ही आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया एआई मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने? सौरभ विजय बने हैं। सौरभ विजय कौन है? तो यूआईडीएआई के वो सीईओ भी हैं, उनके साथ साथ इनको इंडिया एआई का भी सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। अब इंडिया एआई मिशन क्या है? देखिए, स्थापना हुई थी मार्च 2024 में, 2 साल पहले, और ये भारत सरकार का 10,372 करोड़ रुपए का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और वैश्विक लीडर बनाना। और देखिए, अभी भारत एआई के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है। हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए हैं अमेरिकी कंपनी पर। टेक्नोलॉजी में पूरी तरीके से एआई जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर, इसके अलावा चीन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं एआई, तो इसलिए भारत सरकार ने ये सब चीज़ें की हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के 2026-27 कार्यकाल के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वह हैं आर मुकुंदन। वो टाटा केमिकल्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, सीआईआई क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1895 में, तब इसको 5 इंजीनियरिंग फर्म के रूप में जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदला गया था 1992 में। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में, और इसके 9,500 से ज़्यादा प्रत्यक्ष सदस्य हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां हैं, उद्यम हैं, वो सब। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सीबीएफसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो शशि शेखर वेम्पति बने हैं। 3 साल का कार्यकाल होगा। उन्होंने किसकी जगह ली है? प्रसून जोशी की जगह ली है। प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो अब इनको बनाया गया है शशि शेखर वेम्पति का। सीबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना जो है वो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। फिल्मों को स्क्रीनिंग करना, सर्टिफिकेशन देना, काट छांट करना, ये सब इसका काम है। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है ना इसके दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन विचार चल रहा है कि इसको भी, ओटीटी को भी इसके दायरे में लाया जाए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी एनएससी, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय बने हैं। ये जो है ना वो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। उद्देश्य ये कि आधिकारिक जो स्टैटिस्टिक्स है यानी सांख्यिकी है, प्रणाली है, उसको मजबूत करना, विश्वसनीय बनाना। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। ठीक है, तो इसका काम है जैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी नीतियों पर सलाह देना, सरकारी जो आंकड़े हैं जैसे जनसंख्या, रोजगार, कृषि, इन सब की गुणवत्ता को देखना, सुधारना वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम हैं इसके पास। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ने जून 2026 में भारत के सॉलिसिटर जनरल के पद पर किसकी पुनर्नियुक्ति की है? तो कौन थे पहले से? तुषार मेहता। ठीक है, इनकी पुनर्नियुक्ति कर दी गई है अब 3 साल के लिए। एक और कार्यकाल इनको मिल चुका है। वैसे ये पहली बार 2018 में इस पद पर नियुक्त हुए थे, फिर 2020 में, फिर 23 में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो अब तीसरी बार 2026 में कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये जो है ना वो सॉलिसिटर जनरल है यानी अटॉर्नी जनरल के नीचे हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है, लेकिन इनका जो पद है ना वो वैधानिक है, संवैधानिक नहीं है बल्कि वैधानिक पद कहेंगे हम।
तो चलिए अब बात करते हैं डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा कि भारतीय तटरक्षक बल ने पहला स्वदेशी कुशन एयर कुशन व्हीकल यानी ACVH-561 उसको बेड़े में शामिल किया, तो किस राज्य के शिपयार्ड में आयोजित समारोह में इसे शामिल किया गया? तो आंसर होगा गोवा। ठीक है, गोवा। तो 18 जून को ये शामिल किया गया है। ये होवरक्राफ्ट है और इसको चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उसने बनाया है, स्वदेशी है। और इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है ना वो 6 स्वदेशी होवरक्राफ्ट की श्रृंखला का उसके मतलब खरीदा है। अनोखा है, जो शक्तिशाली लिफ्ट पंखों से ये चलता है हवा कुशन पर। और मतलब ये पानी में कीचड़, मैदान, रेत, समुद्र तट, मार्श लैंड, खाड़ियाँ, तटीय जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, वहाँ भी चल सकता है ये। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाकर फिर से क्या कर दिया है? तो वो नाम रखा है यूएस पैसिफिक कमांड। ठीक है, तो ये मतलब अमेरिका की नीतियों में बदलाव लगता है। जैसे इंडो यानी हिंद महासागर से एक तरह से उसका ध्यान, अब पूरा फोकस जो है ना वो प्रशांत महासागर की ओर जा रहा है। तो ये 18 जून को अमेरिका ने ये तय किया है। ठीक है, अमेरिकी रक्षा मंत्री जिम मैटिस, तो उन्होंने 2018 में, मतलब 18 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे जिम मैटिस, तो उन्होंने नाम बदला था, पैसिफिक कमांड का नाम इंडो पैसिफिक किया था। अब पेंटागन ने कह दिया कि अब हम बदल रहे हैं नाम। हालांकि उसका कहना है कि हम मतलब केवल औपचारिकता है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, अच्छा, अमेरिका जो ना उसके जो कमांड है वो दुनिया में मतलब दुनिया भर में एक तरह से फैले हुए हैं, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों को बांट के चलता है। इसके लिए उसने 11 कमांड बनाए हुए हैं। इसमें से 6 स्ट्रेटजिक हैं यानी रणनीतिक और भौगोलिक, और 5 फंक्शनल हैं। तो यूएस पैसिफिक जो था ना, इंडो पैसिफिक, वो स्ट्रेटजिक कमांड का हिस्सा है। और ये अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कमांड में से एक ही, एशिया और प्रशांत महासागर इलाके में एक्टिव है ये। ठीक है, तो नाम बदल दिया गया है। तो अब इसका मतलब यही है कि अमेरिका का जो ध्यान है अब पूरी तरह से प्रशांत महासागर की ओर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि इंडियन नेवी ने किन हेलीकॉप्टर के प्रतिष्ठित बेड़े INAS 330 द हार्पून को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया? तो इसको कहते हैं सी-किंग MK-42B। जून में कबाला में स्थित जो पश्चिमी नौसेना कमांड बेस है, तो वहीं से INS शिकारा से इसको जो है ना वो रिटायर कर दिया गया है। लंबे समय तक इसने सेवा दी थी नेवी में। प्रश्न होगा कि CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, इससे पहले राहुल सिंह थे, लेकिन वो जो विवाद हुआ CBSE के एग्जामिनेशन के बाद जो मूल्यांकन हुआ ना जो पेपर्स के, उसमें जो गड़बड़ियाँ थी ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग को लेकर, तो उसके बाद फिर राहुल सिंह को हटा दिया गया था और नया चेयरमैन इनको नियुक्त कर दिया गया है। और अब बात करें हम लोग आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दुनिया के पहले खरबपति यानी ट्रिलियनियर कौन बन गए हैं? आंसर होगा एलॉन मस्क बन गए हैं ये पहले। एलन मस्क जो है वो एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स, इलेक्ट्रिक जो वाहन है और सौर ऊर्जा प्रदान करती है कंपनी टेस्ला, इसके अलावा सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है एक्स, पहले ट्विटर था, उसके मालिक हैं वो। ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ गया कि वो ट्रिलियनियर बन गए, दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं? देखिए, हुआ ये है कि स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है, तो उसको वहाँ पर शेयर बाजार में लिस्ट किया गया अमेरिका में, और उसके दौरान जब लिस्ट किया गया तो उसके शेयर के प्राइसेस बहुत हाई हुए, और इसी दौरान इनका नेटवर्थ 1.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया था, इतना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मई 2026 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही है? 3.93%। ठीक है, और किसने जारी किया है? तो ये NSO ने जारी किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। और ये RBI के टारगेट के
करीब पहुंच चुका है। आपको पता होगा कि आरबीआई का जो महंगाई का लक्ष्य रहता है वो 4% रहता है। हालांकि उसमें 2% अप यानी 6% तक और 2% डाउन यानी 2% तक वो टॉलरेबल लिमिट होता है। महंगाई 4% मतलब इतना 2 से 6 के बीच में है तो ठीक माना जाता है। ओके, तो ये है। अच्छा, कैसे निकाला जाता है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए निकाला जाता है, नहीं सीपीआई के जरिए निकाला जाता है। और सीपीआई का जो बेस ईयर है वो बदला गया था अभी कुछ महीने पहले, 2024 कर दिया गया था। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। कैसे तय होती है खुदरा महंगाई दर? मैंने आपको बताया है सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जरिए। और इसमें जो भी आप यूज करते हैं, जो भी जैसे खाद्य पदार्थ हो गया, फल, कपड़े, जूते, ईंधन, घर, बिजली, बहुत सारी चीजें, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आप जो परचेज करते हैं, उन सब के महंगाई की गणना की जाती है और उसी के आधार पर ये निकाला जाता है। अच्छा, महंगाई को कैसे कंट्रोल करता है? महंगाई को कंट्रोल करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य जिम्मेदारी सीधे सीधे तौर पर आरबीआई की है। गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है लेकिन मुख्य जिम्मेदारी वो आरबीआई की है और आरबीआई इसको कंट्रोल करता है रेपो रेट के जरिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मई 2026 में थोक महंगाई दर कितनी रही है? 9.68% रही है, बहुत ज्यादा। और थोक महंगाई दर कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है। अच्छा, ये कैसे तय होता है? तो डब्ल्यूपीआई के जरिए तय होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के जरिए तय होता है। और 43 मंथ में पिछले ये सबसे ज्यादा महंगाई, इस बार थोक महंगाई की बात कर रहे हैं, वो रही है। इसका असर आने वाले वक्त में खुदरा महंगाई दर पर आने वाला है, क्योंकि जब थोक सामान का रेट बढ़ेगा उसका असर खुदरा पर होगा और आम जनता पर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। होलसेल महंगाई क्या होती है? तो वही जो मतलब आपका जो दुकानदार है ना, रिटेलर, वो जिससे सामान खरीदता है और इसके अलावा वो जिससे सामान खरीदता है, तो वो सब वो जिस दर से खरीदता है वही हो गया होलसेल प्राइस। ठीक है, उसी के आधार पर तय किया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जो जून में की, उसमें रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। तो ये रेपो रेट कितना है? 5.25% ये रेपो रेट है। ठीक है, ये तय किया गया है, मतलब पहले से है। पिछली बार दिसंबर 2025 में रिवाइज किया गया था, उसके बाद हर जो मौद्रिक नीति समिति की मीटिंग होती है उसमें वही बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, रेपो रेट होता क्या है? रेपो रेट आसान भाषा में कहें तो जैसे बैंक हमें या आपको जो कर्ज देता है ना, उसमें बैंक जो है ब्याज वसूलता है। तो जिस दर पर वसूलता है, ठीक है, वो परसेंटेज कहते हैं कि हमें 8% लिया या 10% लिया या 12% लिया, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग है। ऐसे ही बैंकों को जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है, वो क्या करता है? वो ये रकम लेता है आरबीआई से। आरबीआई से बैंक ने लिया और आरबीआई जब इसको देता है तो उस पर ब्याज लेता है आरबीआई, तो वही रेपो रेट कहलाता है, जिस दर पर। ओके, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट, यानी बैंक के पास एक्स्ट्रा मनी आ गया तो वो डाल देता है आरबीआई के पास। ओके, या तो ये दूसरों को लोन दिया फिर भी बच गया तो ये आरबीआई को जमा कर दिया फिलहाल के लिए, तो उसको कहते हैं, इस पर जो ब्याज ये देता है इसको, यानी बैंक को मिलता है, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो यही है। तो जैसे ही क्या होता है कि जब आरबीआई इसको महंगा लोन देता है तो ये बैंक जो है ना वो लोगों को महंगा लोन देने लगता है। इससे क्या होता है? इससे मार्केट में लिक्विडिटी जो है ना उस पर कंट्रोल लगता है। जैसे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? किसी भी एक छोटी सी बात है कि जो आप कोई किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि कुछ भी है, ये रिमोट ही है, तो इसकी अगर ज़्यादा डिमांड होगी तो इसके प्राइस ज़्यादा हो जाएंगे और डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। यही कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करता है ना कि जब भी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, इसका मतलब क्या होता है? माना जाता है कि लोगों के पास रुपया अच्छा खासा है। ऐसे में क्या करता है? वो रेपो रेट को महंगा कर देता है। तो जब बैंक को महंगा लोन मिलेगा तो बैंक भी आम लोगों को महंगा लोन देते हैं। क्लियर हो बात?
तो जब महंगा लोन देंगे तो लोग जो है ना लोन लेने से हिचकते हैं, और इससे क्या होता है, फिर मार्केट में जो रुपया का फ्लो है ना वो कम हो जाता है। जिन लोगों ने लोन ले रखा है और वो रेपो रेट से कनेक्टेड है, उनका लोन महंगा हो जाता है, तो खर्चे पर फिर लगाम लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, फिर डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोगों के पास रुपए का स्रोत जो है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे में जब डिमांड कम हो जाती है तो भाव कम हो जाता है। इसी तरह महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। ओके, तो ये जो मौद्रिक नीति समिति है ना, 6 मेंबर होते हैं इसमें, और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि इस वक्त हैं कौन, क्या नाम है उनका, संजय मल्होत्रा। और अब बात करते हैं डिफेंस, उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार बढ़कर कितना होने का अनुमान है, 190। ठीक है, ये सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम में है, यानी स्वीडन में है। तो ये एनुअल रिपोर्ट जो है ना वो, या कहें ईयर बुक, वो जारी हुआ है। और भारत के पास टोटल 190 हथियार हैं, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो। ये साल दर साल देख रहे हैं हम लोग बढ़ रहा है। पिछले साल 2025 में 180 था, उससे पहले 2024 में 172 था, 23 में 164 था, और ये 190 तक पहुंच गया है। और रिपोर्ट में ये खास बात बताई गई है कि पहली बार परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात किया गया है। 12 हथियारों को तैनात किया गया है। अब तैनात होने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि तैनात होने और परमाणु बम बना के रखने का क्या मतलब है। परमाणु बम बना के रख लिया, इसका मतलब यह है कि स्टोर में रख लिया है, ठीक है, जो हथियार है वो। ओके, और तैनात करने का मतलब है कि जो मिसाइल है उसमें उसका जो वॉरहेड होता है ना, यहाँ पर इसमें फिक्स कर दिया है, और मिसाइल तैनात है कि जब भी बटन दबेगा और मिसाइल लॉन्च हो जाएगा। इससे नुकसान बहुत होगा, जहां भी इसको जाना है, पहुंचना है टारगेट को वहां पर, ठीक है। लेकिन भारत की इसको लेकर नीति है नो फर्स्ट यूज, मतलब कि भारत न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग पहले नहीं करेगा। लेकिन यदि भारत पर या भारतीय जो बल हैं यानी फोर्सेस हैं उस पर कहीं भी हमला होता है परमाणु हथियार से या भारत पर ही, तो भारत हमला कर देगा। लेकिन अगर भारतीय बलों पर जैविक यानी बायोलॉजिकल, रासायनिक यानी केमिकल, उन हथियारों से भी बड़ा हमला होता है, तो भारत परमाणु हथियारों से इसका जवाब देने का विकल्प सुरक्षित रखता है। अब भारत में किसके पास है ये परमाणु बम को कंट्रोल करने या उसको रखने की का जिम्मा, वो है इसका SFC के पास, यानी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास है। इसको 2003 में 4 जनवरी को वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स उसका एक संयुक्त कमांड है। अगला क्वेश्चन है कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होने का अनुमान है, वह है रशिया के पास, और टोटल कितना है 5420 के आसपास है। ठीक है, ये देखिए आप, ये पूरा आंकड़ा है, इसको मैंने PDF में भी दे दिया है पूरा आंकड़ा। काफी PDF तो इन डेप्थ में थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो ये क्या है कि देखिए आप, ये जो आंकड़ा है ना उसमें 2026 का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 5420 हथियार हैं जो कि रशिया के पास है परमाणु हथियार। उसके बाद स्थान आता है अमेरिका का, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5042, और फिर उसके बाद स्थान जो है वो चाइना का है। और चाइना के बाद अगर हम देखेंगे वो स्थान है फ्रांस का, फिर UK का, और उसके बाद है इंडिया का स्थान, ठीक है। लेकिन डिप्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे कि परमाणु हथियार को तैनात कर दिया किन देशों ने, तो वो तैनाती जो है ना 2026 में ये है रशिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और इंडिया ने किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो तैनात किया हुआ है वो रशिया ने किया हुआ है 1796। उसके बाद फिर अमेरिका का स्थान है, फिर देखेंगे फ्रांस ने तैनात किया हुआ है, उसके बाद UK ने तैनात किया हुआ है, फिर चाइना का है, चाइना ने 34 हथियार को तैनात किया हुआ है, फिर इंडिया ने 12 न्यूक्लियर हथियार को तैनात किया हुआ है। हालांकि वैसे टोटल जो न्यूक्लियर हथियार कितने देशों के पास अगर बात करेंगे, टोटल 9 देश हैं और ये परमाणु शक्तियां हैं।
कौन कौन है? अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। इन सब के पास ही दुनिया में परमाणु हथियार हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में भारत जो है ना वो वैश्विक सैन्य व्यय यानी मिलिट्री स्पेंडिंग में किस स्थान पर है? आंसर होगा 5th स्थान पर भारत है। ओके, मिलिट्री खर्चे में। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी लेते हैं कि सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2025 में ग्लोबल मिलिट्री खर्च में एक्सपेंडिंग में नंबर 1 कौन सा देश है? तो वो है अमेरिका। सबसे ज़्यादा 954 बिलियन डॉलर वो खर्च करता है मिलिट्री पर। उसका चीन का स्थान है, फिर रूस का स्थान है, फिर जर्मनी है, उसके बाद भारत का स्थान है, 5वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो ये डेटा भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। एक और डेटा है कि जब हथियार इतने ज़्यादा या डिफेंस पर इतने ज़्यादा एक्सपेंडिंग हो रही है, खर्चा हो रहा है, तो फिर लोगों की मौत भी हो रही है। मतलब चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि यूक्रेन वॉर के दौरान 2025 में ही 78,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। हालांकि इसमें रशियन और नॉर्थ कोरियन भी शामिल हैं। ठीक है, उसका सूडान में मौत हुई है 18,447। इसराइल और फिलिस्तीन या कहें इसराइल और गजा में जो सत्ता थी उसके बीच जो युद्ध हुआ उसमें 16,933 लोग मारे गए हैं। म्यांमार भारत का जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर जो गृह युद्ध चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, उसकी वजह से 15,000 से ज़्यादा यानी 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। नाइजीरिया में वहाँ भी गृह युद्ध जैसी स्थिति है, 12,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2021 से 25 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश कौन है? तो वह है भारत। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा जो आयात करता है, आयातक देश है ना, देखिए 2 डेटा है, ग्लोबल शेयर की बात करें, ये तो सप्लायर है दुनिया का सबसे ज़्यादा, और ये है जो आयातक है। ओके, सबसे ज़्यादा जो दुनिया भर में आयात करता है वो है यूक्रेन, उसके बाद इंडिया का स्थान है, फिर सऊदी अरेबिया है, चौथे पे कतर है, 5वें पे पाकिस्तान है। क्लियर होगी बात? और सबसे ज़्यादा जो हथियार बेचता है वो कौन है? वो है अमेरिका, उसका फ्रांस है, फिर रशिया है, जर्मनी है, फिर चाइना का स्थान है। अच्छा, भारत कहाँ कहाँ से हथियार इंपोर्ट करता है? भारत सबसे ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करता है वो है रशिया से, 36 से 40% तक। जैसे S-400 है, इसके अलावा सुखोई MK-30I है। ठीक है, उसके जो पार्ट्स बनते हैं, हालांकि वो भारत में ही बन रहा है, सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है, लेकिन उसके पार्ट्स वहाँ से आते हैं, असेंबल यहाँ पर होता है, बहुत सारे चीज़ें। ओके, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हम रशिया से लेते हैं, फिर फ्रांस से लेते हैं, रफाल जो लिया हम लोगों ने। ओके, अमेरिका से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, करीब 13% अपने इंपोर्ट का, वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं, इसके अलावा जो अवॉक्स विमान है, ट्रांसपोर्ट विमान है, कुछ इस तरह के। ठीक है, इसराइल से भी काफ़ी कुछ लेते हैं, रडार लेते हैं, और कई सारे जो विमानों में लगने वाले जो छोटे मिसाइल हैं वो सब लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु हथियारों की संख्या को नियंत्रित करने वाली अमेरिका और रूस के बीच जो आखिरी संधि थी बड़ी, वो 2026 के शुरुआत में समाप्त हो गई, तो उसका नाम क्या है? आंसर आपको याद रखना है न्यू स्टार्ट, यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, न्यू स्टार्ट, ये अमेरिका और रूस के बीच में परमाणु हथियारों को की जो सीमा है उसको तय करने वाली अंतिम सक्रिय संधि थी, रिन्यू नहीं हुई, उसके वजह से 2026 में ये समाप्त हो गया, और इसके बाद कोई भी कंट्रोल दुनिया में बड़ी शक्तियों के बीच में नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि केंद्र सरकार ने वायुसेना का नया उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ किसे नियुक्त किया जून में? आंसर का एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, तो ये उप प्रमुख हैं, डिप्टी चीफ हैं। अच्छा, चीफ कौन है इस वक्त? तो एयर चीफ मार्शल है AP सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं अंडमान और निकोबार थिएटर कमांड के नए कमांडर इन चीफ
जून 2026 में कौन नियुक्त हुए? तो वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी, उनको बनाया गया है। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। थिएटर कमांड जो सिस्टम है उसका उद्देश्य यही होता है कि तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल हो सके। तीनों सेनाएं अलग अलग कमांड की जगह एक ही कमांडर हो, और इसी को जॉइंट कमांड या फिर थिएटर कमांड कहते हैं। ओके, इसकी स्थापना जो करगिल वॉर हुई थी ना, उसके बाद जो सुधार समीक्षा हुआ उसी के बाद से इस पर शुरुआत की गई थी। भारत में जो टोटल 2 ज्वाइंट सर्विस कमांड हैं। पहला है अंडमान निकोबार कमांड, ठीक है। ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहीं पर ये स्थित है, अंडमान निकोबार कमांड। और दूसरा जो है ना वो है स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड। हालांकि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जो है ना वो केवल न्यूक्लियर हथियारों को ही उसी के लिए जिम्मेदार है। बाकी मिलिट्री ऑपरेशंस, इसके अलावा तमाम जो मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको लेकर वैसे कह सकते हैं कि एक बड़ा थिएटर कमांड वो है यहीं पर अंडमान निकोबार। और इसका जो मुख्यालय है ना वो पोर्ट ब्लेयर में है। और इसका नेतृत्व तीनों जो सेनाएं हैं उसके अधिकारी बारी बारी से करते हैं। एक ही चीफ होता है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से हर बार चेंज होके आते हैं। और ये जो मलक्का जल डमरू मध्य है ना इस तरफ, तो ये स्टेट यहाँ जो है भारत के हितों को मतलब साधने वाला ये सेंटर है, यहाँ से नज़र हम रखते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी प्रवेश करता है, चीन का हो या दूसरे देशों का जहाज हो, वो इधर से होकर इधर से आता है। ऐसे में ये थिएटर कमांड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए। अगले क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 31वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? नाम क्या है उनका? धीरज सेठ, जनरल धीरज सेठ कहेंगे। और उनको किन की जगह पर नियुक्त किया जा रहा है? तो उपेंद्र द्विवेदी की जगह पर। आर्मी चीफ का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है, या फिर 62 वर्ष की उम्र उनकी मतलब उम्र हो गई हो, वो उनमें से कोई भी पहले होता है वहां तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी के 48वें उप प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वाइस एडमिरल अजय कोचर, ठीक है। तो 29 मई को इनको नियुक्त कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और डेली के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी के साथ भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों के मतलब उसने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा सेशल्स। तो फ्रंट लाइन स्टेल्थ फ्रिगेट है आईएनएस तारकश और आईएनएस इच्छक, तो उसने हिस्सा लिया इसमें। इसके अलावा वायुसेना का एक विमान भी वहाँ पर गया था, भारतीय सेना की टुकड़ी भी वहाँ पर गई थी, ठीक है। तो यह है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 में भारतीय सेना ने हिस्सा लिया, तो यह किस देश में आयोजित किया गया था? खान क्वेस्ट, तो आंसर होगा इसका मंगोलिया, ठीक है। तो जून में ये आयोजित किया गया था, मंगोलिया की राजधानी जो है ना उलान बाटार वहाँ पर। और इसमें 20 से ज़्यादा देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया था। मंगोलिया की अगर बात करेंगे, उसकी राजधानी क्या है? उलान बाटार है। मंगोलिया जो है चीन और रूस के बीच में है, यहाँ पर है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री कहेंगे हम इसको, ठीक है। मुद्रा यहाँ पर चलती है तोगरोग मुद्रा पर चंगेज खान का फोटो लगा हुआ है, और इसके अलावा दामदिन सुख बातर का फोटो लगा हुआ है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है ना वो हैं उख नागिन सुरेल सुख, ठीक है। आबादी करीब 35 लाख के आसपास है, 35 लाख से ज़्यादा है थोड़ा। भाषा यहाँ पर मंगोलियाई बोली जाती है। पड़ोस देश उधर रूस है उत्तर में, और इसके दक्षिण में चाइना है। और अब बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न होगा कि किस खिलाड़ी ने अंजू बॉबी जॉर्ज के 22 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़कर 6.88 मीटर की छलांग का नया जो है ना वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा एनसी सोजन, ठीक है। तो वो केरल के त्रिशूर से आती हैं वो, और भुवनेश्वर में चल रहा था नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो उसी में इन्होंने ये शानदार छलांग लगाई। अगला क्वेश्चन है कि किस टीम के क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इंग्लैंड। अभी जून में उन्होंने संन्यास की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन है कि 6 फीफा विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये उपलब्धि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल की उज्बेकिस्तान पर जो जीत हुई थी ना, उसी दौरान ये किया। अगला क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी तो लियोनेल मेसी बने हैं। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट प्रश्न, 200वां T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। तो 21 जून को उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना 200वां मैच खेला था और ऐसा करने वाली वो पहली खिलाड़ी बनी है वो दुनिया के। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। ठीक है, ये जो है ना वो आयोजन वो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उसकी ओर से किया जाता गया था, उसी में अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2025 का खिताब किसे मिला? वर्ष 2026 में मिला है अंशुका पारुल चौधरी, मेरठ के हैं ये, और फ्रांस में आयोजित 5000 मीटर दौड़ में उन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था उस वक्त। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में बेस्ट इमर्जिंग मेल प्लेयर किसे चुना गया? तो शहनवाज खान को चुना गया। 19 साल के एथलीट है शहनवाज खान, लॉन्ग जंपर हैं वो, लंबी कूद के खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में बेस्ट इमर्जिंग फीमेल प्लेयर किसे चुना गया? पूजा सिंह को चुना गया। 19 साल की पूजा सिंह है, लॉन्ग जंपर हैं ये, हरियाणा की हैं ये मूलतः। ठीक है, तो इस दौरान अवार्ड में ना कई सारे, मतलब इस समारोह में कई अवार्ड दिए गए, पूरी लिस्ट भी यहाँ पर दे दी है मैंने। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी, वर्ष की सबसे मतलब वर्ष के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नीरज चोपड़ा, उभरती हुई एथलीट महिला पूजा, उभरते हुए एथलीट पुरुष ये शहनवाज खान, सर्वश्रेष्ठ कोच परवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ प्रायोजक रिलायंस फाउंडेशन, ये बाकी अवार्ड है। पीडीएफ में सब कुछ दे दिया गया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिन लोगों ने ये बैच लिया हुआ है तो करंट अफेयर्स का, वो डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH नेशंस कप 2026 खिताब किसने जीता? भारत ने जीत लिया है 21 जून को फाइनल मुकाबले में। मेजबान था न्यूजीलैंड, तो उसी को हराकर, न्यूजीलैंड में ही आयोजन हुआ था, उसी को हराकर भारत ने यह खिताब जीता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो दूसरी बार जीता गया है, इससे पहले 2022 में भी भारत ने ये खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष या महिला T20 इंटरनेशनल में 600 चौके पूरा करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर तो वो स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना ने ये शानदार अचीवमेंट हासिल किया है। और प्रश्न यहाँ पर होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र महिला फोटो जर्नलिस्ट कौन है? गीतिका तालुकदार नाम है उनका, और ये रहा फोटोग्राफ। ठीक है, तो एकमात्र मतलब भारत की महिला फोटो जर्नलिस्ट है, ये खास बात है। उनका करियर हालांकि पुराना रहा है फीफा को लेकर। ओके, और भारत में कहाँ की हैं वो? अरुणाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था, असम की मूलतः वो रहने वाली हैं। ठीक है, और फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर? तो ये 2026 वाला जो है ना वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तीनों देश जो है ना वो इसके मेजबान हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर केन विलियमसन ने 12 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सी बार भारत ने सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीत लिया है? छठी बार जीत ली है भारत ने, बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, और जो आयोजन हुआ वो भारत में हुआ, गोवा के जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है या फतौरडा स्टेडियम है, वहाँ पर खेला गया और भारत चैंपियन रहा है। छठा खिताब भारत को मिला है। उप विजेता रहा है बांग्लादेश। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन है कि किस खेल की महिला दिग्गज खिलाड़ी डांगमई ग्रेस ने जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट नहीं क्षमा करेंगे,
तो ये संन्यास ले लिया है। आंसर क्या होगा इसका? फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल खेल के भारतीय हैं 6 जून को जो गोवा में आयोजन हुआ था ना, सैफ महिला चैंपियनशिप, जब भारत ने जीत लिया ये खिताब, उसी के बाद उन्होंने ये भावुक घोषणा की। अपने करियर में 95 इंटरनेशनल मतलब मैचेस किए खेले हुए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व किया हुआ है, कई सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। AIFF इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-19, ठीक है, और भी कई सारे अवार्ड हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की विजेता टीम कौन है? वो है भारत। भारत ने ये खिताब जीता है। मेजबान कौन था, कहाँ पर आयोजन हुआ था? जापान में हुआ था। जापान को हराकर भारत ने ये खिताब अपने नाम कर दिया है। ठीक है, तो भारत गोल्ड मेडल मतलब उसने जीता, नंबर 1। सेकंड स्थान पर सिल्वर मेडल मिला है जापान को। थर्ड स्थान पर पाकिस्तान, उसको ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में टॉप स्थान किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने प्राप्त किया। ठीक है, प्रथम विश्व योगा चैंपियनशिप भारत में ही हुआ और भारत ने नंबर 1 स्थान प्राप्त किया। भारत ने टोटल जो देख रहे हैं जो मेडल प्राप्त किए वो कितने? 102 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। तो ये है। उसके बाद फिर स्थान आता है जापान का, फिर अर्जेंटीना, फिर सिंगापुर, फिर नेपाल। बहुत सारे देशों के जो एथलीट थे वो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। भारत नंबर 1 रहा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों के पदक विजेता और दिग्गज शॉट पुटर बलविंदर सिंह धारीवाल का निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे? आंसर क्या होगा इसका? महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, ये दोनों इनको मिल चुका था। शानदार खिलाड़ी रह चुके थे। खेल में योगदान के लिए ही 1983 में महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड मिला था और 1987 में इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किसे या किस पहले भारतीय पुरुष ग्रैंड मास्टर ने जीता है या पहले विजेता कौन है? ठीक है, आंसर का आर प्रज्ञानानंद। ठीक है, आर प्रज्ञानानंद, उन्होंने 5 जून को नॉर्वे में खेले गए मैच के दौरान जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर यह खिताब जीत लिया है। मात्र 20 साल के हैं आर प्रज्ञानानंद और इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब किस महिला ग्रैंड मास्टर ने जीता? यहाँ पर महिला कैटेगरी की बात हो रही है। आंसर होगा बिबिसारा असाउबायेवा। ये कजाकिस्तान की हैं और इन्होंने चीन की झू जिरेन को हराकर ये खिताब जो है वो जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जीता है और ये जर्मनी के हैं। इन्होंने फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली उनको हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, तो फ्रेंच ओपन जो है ना वो ग्रैंड स्लैम है। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2026 में वुमेन्स सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रूस की हैं मारा एंड्रीवा, उन्होंने पोलैंड की माया चुवालिंस्का उनको हराकर यह खिताब जीत लिया है। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? आंसर क्या होगा? मार्सेल ग्रेनोलर्स और हरासियो जेबालोस ये हैं। ठीक है, मार्सेल जो है ना वो स्पेन के हैं और हरासियो वो कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। तो इस जोड़ी ने लगातार दूसरी बार फ्रेंच ओपन का जो पुरुष युगल है मेंस डबल्स वो खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि विमेंस डबल्स का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता फ्रेंच ओपन 2026 में? आंसर क्या होगा इसका? कैटरीना सिनिकोवा, ये जो है वो चेक गणराज्य की हैं और टेलर टाउनसेंड ये कहाँ के? अमेरिका यूएसए की, उन्होंने ये खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है कि मिक्स डबल्स किन खिलाड़ियों ने जीता है फ्रेंच ओपन का? आंसर क्या होगा? सारा एरानी और एंड्रिया वब्सोरी, ये दोनों जो है ना वो इटली के ही खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो जो जितने भी ये ग्रैंड स्लैम हैं, चाहे फ्रेंच ओपन हो या दूसरे हो, उन सबसे
अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें तो याद रखना ही है आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट के 4 वर्ष बाद वर्ल्ड वाइल्ड कार्ड उसके ज़रिए प्रोफेशनल टेनिस में वापसी की है? मशहूर सेरेना विलियम्स। ठीक है, तो उन्होंने विमेंस टेनिस एसोसिएशन टूर जो था WTA, तो उसी में वो वापसी की घोषणा कर दी उन्होंने। 44 ईयर की हैं और इस उम्र में मतलब शानदार खेलती हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने RCB ने फाइनल मैच में किस टीम को हराकर IPL 2026 की ट्रॉफी जीत ली है? गुजरात टाइटंस को हराकर जीत ली है। लगातार दूसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया है। रजत पाटीदार इसके कप्तान थे, तो उनकी कप्तानी में भी लगातार दूसरा ये खिताब जीता है। फाइनल मैच 31 मई को हुआ था गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IPL 2026 सीजन में ऑरेंज कैप के विजेता कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए वो खेल रहे थे और शानदार उन्होंने जो बैटिंग मतलब बल्लेबाजी की उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। वैसे वैभव सूर्यवंशी को इस बार कई सारे अवार्ड मिले हैं। ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सुपर सिक्सेस, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इन सब का खिताब मिला। अगला क्वेश्चन है कि पर्पल कैप के विजेता कौन है IPL 2026 में? कागिसो रबाडा गुजरात टाइटंस के हैं और ये अवार्ड मिलता है बेहतरीन गेंदबाज को, बॉलर को, ठीक है, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हों। अगला क्वेश्चन है कि प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसे मिला है IPL 2026 में? विराट कोहली को। ओके, अब एक बार देख लेते हैं जो तमाम अवार्ड हैं, वो सब पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली, ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कैप कागिसो रबाडा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर सिक्सेस ऑफ द ईयर फाइनल विराट कोहली, ऑन द गो फॉरेस्ट फॉर फाइनल विराट कोहली हैं, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल वेंकटेश अय्यर, ग्रीन डॉट बॉल ऑफ द फाइनल भुवनेश कुमार, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, सुपर सक्सेस ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी हैं। और बाकी ये सब अवार्ड्स भी देख रहे हैं आप, PDF में सब कुछ दिया हुआ है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में PDF अवेलेबल है शार्प रनिंग ऐप पर, मैसेज के जरिए, मेंबरशिप के जरिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन 2026 का खिताब किस पुरुष युगल टीम ने या जोड़ी ने जीत लिया? हाथों का सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों, इन्होंने किसको हराकर ये खिताब जीता? तो इंडोनेशिया की जोड़ी थी फराज अल्फियान और मोहम्मद शोहिबुल फिराक, उनको हराकर ये खिताब जीता है। और ये इस जोड़ी का यानी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का ये 9वां BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का खिताब है। और अब बात करेंगे अवार्ड्स रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सबके लिए। और पसंद आ रहा हो, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। और ये पसंद आया हो ये वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सेशल्स के सर्वश्रेष्ठ सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, तो उनको ये सम्मान दिया गया। ओके, तो ये ब्लू इकॉनमी वगैरह जलवायु परिवर्तन में जो काम किया है इसके लिए। सेशल्स के जो राष्ट्रपति हैं डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी, उन्होंने ये अवार्ड उनको दिए हैं राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने की मतलब उपलक्ष्य पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया गया? तो आंसर का स्लोवाकिया। ये 14-15 जून को स्लोवाकिया की यात्रा पर थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसी के दौरान स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, तो वहीं पर ये अवार्ड दिया गया है उनको। ठीक है, स्लोवाकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया? तो 12। ठीक है, 12 को चुना गया है। और ये कौन कौन है तो उसकी लिस्ट यहाँ पर है। जगदम्बिका पाल, PP चौधरी, निशिकांत दुबे, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे, प्रवीण पटेल, विद्युत बरन महतो, लंबू राम चौधरी, डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा, स्मिता उदय वाघ, नरेश गणपत महस्के,
डॉक्टर मेधा मेधा विश्राम कुलकर्णी, नरहरि अमीन। तो इन सबको ये जो है ना वो संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा संसदीय समितियों को भी अवार्ड दिया गया। संसदीय समितियों को जो अवार्ड दिया गया उसमें कृषि समिति है, वित्त समिति है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति है और कोयला एवं खान समिति है। तो ये 4 समितियों को भी अवार्ड जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने तेल रिफाइनिंग कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड उसको इनमें से कौन सा दर्जा दिया है? नवरत्न का दर्जा दिया है। 28वीं ये नवरत्न बन गई है ये कंपनी। अगला क्वेश्चन है वुल्फ पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर जनेंद्र के जैन को, उनकी क्रांतिकारी खोज कंपोजिट फॉर्मिओन्स उसके लिए दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। प्रश्न आपके सामने है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो आंसर होगा इसका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी ये MIT अमेरिका में स्थित है और दुनिया का सबसे बेहतरीन ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट माना गया। 15वें साल लगातार पहले पायदान पर ये इंस्टीट्यूट जो है ना वो है। दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर ये देख रहे हैं आप इंपीरियल कॉलेज लंदन है। तीसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका का। चौथे स्थान पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके का और 5वां है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंक मिली? यहाँ पर भारत की बात हो रही है। आंसर होगा IIT दिल्ली। इसका जो वैश्विक रैंक है दुनिया भर में वो 118 है। ठीक है, तो ये है बात। और भारत के अगर टॉप संस्थान देखेंगे तो IIT दिल्ली है, उसके बाद IIT बॉम्बे है, फिर IIT मद्रास है, फिर IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, IIT कानपुर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है और शुलिनी यूनिवर्सिटी है। तो ये रैंक देख रहे हैं 118 से 452। तो ये रैंकिंग देख रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के किन संस्थानों को शामिल किया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका? A और B दोनों, यानी IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास, इन सबको शामिल किया गया है टॉप 200 में। तो टॉप 200 में जो आप लिस्ट भी देख रहे हैं ये हो गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 उसमें टॉप 1500 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? 52 इंस्टीट्यूट को इस बार जगह मिली है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंधाना है। ठीक है, स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन दो एयरपोर्ट को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिक्स वर्साए 2026 की सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? B और C दोनों, यानी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई एयरपोर्ट असम। तो ये दोनों के दोनों ये हैं। ठीक है, तो इनको प्रिक्स वर्साए में शामिल किया गया है। ये जो अवार्ड है ना, ये वहाँ की जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है, वो उसके आधार पर ये अवार्ड जो है ना वो दिया जाता है। ठीक है, ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है? सुदर्शन पटनायक। ये रूस में आयोजित किया गया था। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर महोत्सव 11 जून को यह अवार्ड दिया गया। उन्होंने जो है ना वो सैंड आर्ट के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया उसके लिए उन्होंने एक रेत की मूर्ति बनाई थी जो पृथ्वी की मूर्ति थी, उसी के लिए अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि कितने कलाकारों को वर्ष 2021, 22, 23 और 24 के लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जून में प्रदान किया गया? 51। ठीक है, 51। 5 जून को यह अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, उन्होंने ही सभी को सम्मानित किया। तो ये लिस्ट देख रहे हैं आप, ये तो विजेता हैं जो लखनऊ के हैं। इसके अलावा अन्य जगहों के जो विजेता हैं उन सब की पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं, रोक के, या PDF में भी देख लेना आप। कई सारे अवार्ड भी हैं इसमें।
अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक को फिनाकल इनोवेशन गोल्ड अवार्ड 2026 मिला है? आंसर क्या होगा इसका? जम्मू कश्मीर बैंक को। ठीक है, आधुनिक तकनीक और जो इनोवेशन है, डेटा इंसाइट्स है, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, उन सब की श्रेणी में दिया गया है। अर्थ प्राइज 2026 के विजेता कौन है? तो ये तीनों हैं, विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अव्याना मेहता। इन तीनों को दिया गया है। क्यों दिया गया इन तीनों को? इन्होंने पानी से जो सूक्ष्म प्लास्टिक है यानी माइक्रो प्लास्टिक है उसको अलग करने की विधि बनाई है। इमली के बीज के पाउडर से एक बायोडिग्रेडेबल सामग्री तैयार की और ये छोटे छोटे प्लास्टिक कण के साथ चिपक सकती है और उससे अलग कर सकते हैं। ठीक है, और ये द अर्थ प्राइज क्या है? ये खासतौर पर किशोरों यानी 13 से 19 वर्ष की जो आयु के जो दुनिया के जो पर्यावरण को लेकर जो काम कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र के जरिए, उनके लिए अवार्ड उनको दिया जाता है। और ये जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है, तो उस वहाँ पर ये स्थित है द अर्थ फाउंडेशन, उसके द्वारा हर साल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है साइंस एंड रिसर्च से। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम 15 वर्ष आयु निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? तो यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। तो उसी ने 18 जून को जो है ना वो नया नियम पारित करके ये तय कर दिया है कि 15 वर्ष मिनिमम है, उससे कम के जो बच्चे हैं वो नहीं देख पाएंगे। सेफ्टी फीचर्स भी लगेंगे अगर 15 से जो है ना 16 वर्ष के अगर बच्चे देख रहे हैं तब भी। यूएई जो देख रहे हैं मैप में यहाँ पर है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन ने किस आयु से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया? तो 16 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों पर बैन लगा दिया है कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन होगा कि किस कानून के तहत केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर जून 2026 में अस्थायी रोक लगा दी? आंसर होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत ये किया है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अनुरोध किया था भारत सरकार से, या कहें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, माइटी से, कि इसको 16 से 22 जून तक एक सप्ताह के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए और उसके बाद कुछ दिनों तक के लिए एडिटिंग फीचर उसमें जो है वो बंद किया जाए। ठीक है, तो ये हुआ है ताकि जो पेपर लीक है ये सब ना हो पाए। हालांकि इसको लेकर कई सवाल भी उठे। ओके, अगर हम टेलीग्राम की ही बात कर लें उसके बारे में, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में। फाउंडर है पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि टेलीग्राम की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, तो फाउंडर के नाम याद रहने चाहिए, पावेल ड्यूरोव और निकोलाई ड्यूरोव। इस्तेमाल क्या होता है इस मैसेजिंग ऐप का? आपको पता ही है, आप यूज़ करते होंगे। चैट, इसके अलावा फ़ोटो वीडियो फाइल शेयरिंग की सुविधा होती है। दुनिया भर में हर महीने 100 करोड़ लोग इसको यूज़ करते हैं। और अब बात करेंगे हम लोग निधन से रिलेटेड, जो महत्वपूर्ण लोगों के हुए हैं उन सबसे रिलेटेड। क्वेश्चन होगा कि भौतिक विज्ञानी फ्रांसवा एंगलर्ट, उनका निधन हो गया 18 जून 2026 को। तो उन्हें किस खोज के लिए 2013 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो ना पीटर हिग्स के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, निधन हुआ है तो 2013 में ये अवार्ड क्यों मिला था? तो आंसर का हिग्स बोसोन कणों की खोज के सिद्धांत के लिए। हिग्स बोसोन कण, जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, इसके लिए उनको मिला था और ये काफ़ी मतलब चर्चित व्यक्ति रहे हैं। दिग्गज शूटर जसपाल राणा का निधन हो गया 12 जून 2026 को। तो वह पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली किस महिला शूटर के कोच भी थे? मनु भाकर के कोच थे। जसपाल राणा का जो पूरा खेल का इतिहास है बहुत ही गजब रहा है। ठीक है, अगर देखें उनके बारे में जाने जो महत्वपूर्ण है, 1994 में एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2006 में एशियन गेम्स में दोहा में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, 1994, 98, 2002, 2006 के कॉमनवेल्थ गेम से 15 मेडल जीते थे उन्होंने। इसमें पदकों की संख्या 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल थे। अवार्ड की बात करेंगे अगर हम,
तो इनको जो अवार्ड मिल चुके थे वो अर्जुन पुरस्कार मात्र 18 वर्ष में 1994 में मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था 1997 में। सबसे कम उम्र में जो पद्मश्री अवार्ड पाने वाले जो खिलाड़ी हैं उनमें ये शामिल थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था 2020 में उत्कृष्ट कोचिंग योगदान के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि एक्टर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार का निधन हो गया 6 जून 2026 को। तो किस भाषाई सिनेमा से जुड़े हुए थे? मलयालम सिनेमा से जुड़े हुए थे और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की थी, पॉपुलर व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सी कश्यप, उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो किस विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध थे? संविधान विशेषज्ञ के तौर पर प्रसिद्ध थे। वो बहुत पॉपुलर थे, 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी थी। और ये जो एक कमेटी थी ना, जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली, एक साथ चुनाव कराने के लिए, जो कानूनी ढांचा बनाने के लिए, उसके ये मेंबर भी थे। ठीक है, और ये लोकसभा के महासचिव के रूप में 1983 से 1990 के बीच में इन्होंने काम किया था। अगला क्वेश्चन है कि फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी, उनका निधन हो गया 4 जून 2026 को। तो वह किस बोर्ड या संगठन के पूर्व प्रमुख रह चुके थे या थे? आंसर होगा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी CBFC। 2015 से 2017 तक CBFC के चीफ रहे थे। हालांकि ये जो उनका कार्यकाल था काफ़ी विवादों में रहा है। हालांकि कई सारी फिल्में उन्होंने की थी। पहली फिल्म थी उनकी हथकड़ी, 1982 में रिलीज हुई थी, 1982 में। अगला क्वेश्चन है कि किस आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार की मौत उनके घर में आग लगने से 28 मई 2026 को हो गई? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे वो। वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके थे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले चेयरमैन रह चुके थे वो। और अब बात करते हैं हम लोग, क्या बात करेंगे हम लोग? पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं आपके लिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर कि किस देश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अल्डाब्रा जॉइंट कछुए को देखा, जो दुनिया का सबसे पुराना जीवित स्थलीय पशु है? आंसर क्या होगा? ये सेशल्स। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे सेशल्स में, और वहाँ का जो राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान है उसमें उन्होंने आधिकारिक यात्रा की। ये जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो अल्डाब्रा एटोला नामक एक द्वीप है, वहीं पर सेशल्स में ये है। सेशल्स में पाया जाने वाला जो अल्डाब्रा विशाल कछुआ है वो पृथ्वी के सबसे बड़ी और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली प्रजातियों में से एक है। इनमें से कुछ तो कछुओं का इतिहास 2 शताब्दियों से भी अधिक पुराना है, यानी 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ठीक है, तो हालांकि कई सारे न्यूज़पेपर ने ना यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अल्डाब्रा जॉइंट कछुए की जगह जोनाथन टोटोइस का जिक्र कर दिया था, जो कि गलत है। जोनाथन टोटोइस जो है ना वो सेशल्स नहीं बल्कि ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, सेंट हेलेना द्वीप, तो वहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है ना वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये अल्डाब्रा जॉइंट कछुए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा। सुपर अल नीनो किस महासागर से संबंधित जलवायु घटना है जिसका असर भारत पर भी देखा? आंसर होगा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो अल नीनो से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पूछे जा सकते हैं, और ये तो सुपर अल नीनो है। ठीक है, एक तो बेसिक चीज आप समझ ली कि अल नीनो और ला नीना वो अंतर क्या है, लेकिन उससे पहले आप समझ ली कि अल नीनो सुपर अल नीनो क्या है। सामान्यतः क्या होता है कि अल नीनो जो है ना वो प्रशांत महासागर क्षेत्र के भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल पैसिफिक रीजन, समुद्र के उसमें समुद्र के जो सतह है ना उसका तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है, ये 2 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, तो इसको सुपर अल नीनो कहा जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, सामान्य दिनों में क्या होता है ना कि जो गर्म पानी है, मतलब समुद्र का जो प्रशांत महासागर क्षेत्र का जो पानी है, इस तरीके से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये समंदर है ना, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका है, और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है, और बाकी ये देश ये सब दिख रहे हैं। तो सामान्य स्थिति में क्या होता है कि जो हवा है ना, जो ट्रेड विंड्स है वो इधर से
आपको पेरू के तट से और ऑस्ट्रेलिया की ओर इस तरफ की ओर जाता है, तो गर्म हवाएं इधर से आगे बढ़ती हैं। अल नीनो और सुपर अल नीनो में क्या होता है कि गर्म पानी जो है ना और हवा वो इस तरफ से इस तरफ की ओर आती है, पेरू के तट की ओर आती है, तो मतलब चक्र उल्टा हो जाता है। और सुपर का मतलब कि और ज़्यादा तेजी से ये आगे बढ़ता है, तो इसलिए क्या उसका असर बहुत ही भयानक होता है। अच्छा, ये एक अल नीनो होता है, एक ला नीना होता है। अल नीनो में मैंने आपको बताया कि गर्म होकर ये जो हवाएं हैं और जो समुद्र का जो पानी है वो इस तरफ की ओर चलता है, पेरू के तट की ओर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये ऐसी स्थिति होती है अल नीनो में जिससे मतलब सूखा पड़ता है। और जबकि ला नीना में विपरीत होता है, तो पानी अत्यधिक ठंडा होता है, जिसकी वजह से भारत में बहुत बारिश होती है ला नीना में, ठीक है। ला नीना जो इधर चलेगा, मतलब ला नीना जो होगा वो पेरू के तट से इस तरफ चलेगा और वो ठंडा होगा थोड़ा, तो वो ला नीना हुआ। और सामान्य स्थिति में भी तो, और सुपर एल नीनो में क्या होगा, ये इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से हवा जो है ना वो इस तरफ पेरू के तट की ओर चलेगा, ठीक है। और ये हर 3 से 7 साल के अंतर में ये ऐसा होता ही है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और एग्जामिनेशन में आपके बहुत ही पूछे जाएंगे, ये बिल्कुल ही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपके सामने है कि किस नॉर्थ ईस्ट राज्य में लिंक्स मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई, तो मेघालय में। मेघालय के जो पूर्वी खासी हिल्स जिले हैं उसी के एक गांव में माललिंगोट गांव है, वहीं पर ये पाया गया है। जेडेसाई ने इसकी खोज की है। क्वेश्चन होगा किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें से एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा 7.8 रिक्टर स्केल की थी। आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस में 8 जून 2026 की सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये भूकंप आया था, और इसको उसके बाद फिर सैकड़ों भूकंप आए जिसको आफ्टर शॉक कहा जाता है, आफ्टर शॉक कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक बार मैप में देख लेते हैं फिलीपींस को, ठीक है। फिलीपींस देख, प्यारा भारत है अपना। फिलीपींस जो है ना वो इस तरफ है, पैसिफिक ओशन में है, द्वीपीय देश है, ये बहुत सारे द्वीप है सैकड़ों। इसकी राजधानी मनीला है, आबादी करीब 11.25 करोड़ के आसपास है। मुद्रा यहाँ पर चलती है फिलिपीन पेसो। पड़ोसी देश की बात करेंगे अगर समुद्री सीमा में, तो ये ताइवान है, इधर चाइना है, वियतनाम है, मलेशिया हो गया इस तरफ, और इंडोनेशिया भी है, ठीक है। क्यों यहाँ इस इलाके में भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं या फिर ज्वालामुखी फटती है, उसकी वजह यह है कि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल बहुत ज़्यादा होती है और इसी की वजह से देखेंगे कि बहुत सारे ज्वालामुखी इस क्षेत्र में हैं और भूकंप का जी क्षेत्र बहुत ज़्यादा ये रहता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग किस जरिए प्रमाणित किया गया भारत का सबसे उम्रदराज जीवित वट वृक्ष करीब 700 वर्ष पुराना किस राज्य और उसके जिले में स्थित है? बिहार में है, मुंगेर में। ये विशाल वट वृक्ष है मुंगेर जिले में, इंडियन टोबैको कंपनी उसी के परिसर में स्थित है। तो इसका ना बीरबल साहनी जो पूरा विज्ञान संस्थान है लखनऊ में, उसी वैज्ञानिकों ने 2022 में सैंपल लिया था। इसके जो तना है ना, तने के बीच में होल करके, ठीक है, और उसको अत्याधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक के जरिए पता लगाया गया कि 700 वर्ष पुराना है। वैज्ञानिक तकनीक के जरिए देखिए, आमतौर पर जो पेड़ों की आयु की गणना होती है उसके तने में जो मौजूद होता है ना, एनुअल रिंग बनते चले जाते हैं हर साल, तो उसके आधार पर की जाती है। लेकिन बरगद के पेड़ में ये रिंग्स नहीं बनते हैं, वलय हिंदी में कहते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग उस तकनीक का सहारा लिया है, ठीक है। अच्छा, भारत का दूसरा सबसे पुराना पेड़ कौन है जो माना जाता था इससे पहले, इस बरगद से पहले माना जाता था कि वही भारत का सबसे पुराना है, अब वो दूसरे नंबर पे आ चुका है। वो है द ग्रेट बरगद ट्री, द ग्रेट बनियान। ये पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन
बॉटमोजिकल गार्डन में स्थित पेड़ है, 250 वर्ष पुराना। और ये जो है मुंगेर में, वो 700 से भी ज्यादा वर्ष पुराना ये है। अगला क्वेश्चन है कि देश के 100वें रामसर स्थल का नाम बताएं। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, या इसको सोरहा ताल भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तो यूपी के उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है ये। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून 2026 के दौरान देश का 100वां रामसर स्थल ये बना है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के जो घुमावदार रास्ते हैं उससे अलग होकर प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। ठीक है, और इसमें 3 प्रमुख जल चैनल है उसके उस तरफ से जो ना वो पानी यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब यूपी में टोटल जो संख्या हो गई है ना रामसर स्थलों की, वो टोटल संख्या हो गई है कितनी? ये 13 हो गई है। 13वां है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, सोरहा ताल। ठीक है, और देश में कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 100 हो गए हैं टोटल संख्या, और 100 की संख्या यहाँ पर मैं दे रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ये पीडीएफ में भी मैंने दे दिया है, तो आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किस राज्य की चंबल सेंचुरी में दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली रस्की स्पॉटेड कैट की मौजूदगी पहली बार पुष्टि हुई है? उत्तर प्रदेश में। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII, उसी के रिसर्चर्स ने उत्तर प्रदेश के जो नेशनल चंबल जो सेंचुरी है उसी में ये दुनिया की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक रस्टी स्पॉटेड कैट, उसकी उपस्थिति या रस्की कैट की मतलब उपस्थिति की पुष्टि की है। ये इटावा में ये पाई गई है। हालांकि मतलब चंबल जो सेंचुरी है ना वो यूपी, MP और राजस्थान में फैला हुआ है। MP और राजस्थान में पहले ही ये बिल्ली देखी जा चुकी है और पहली बार देखी गई है उत्तर प्रदेश में। और ये IUCN की जो रेड लिस्ट है ना उसमें निकट संकटग्रस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में 29 मई 2026 को झरनों में रहने वाले मेढक की नई प्रजाति अमोलोप्स कमाल उसको रिकॉर्ड किया गया, वो पाई गई? आंसर होगा नागालैंड में। तो JSI के वैज्ञानिकों ने यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने नागालैंड के किपहिरे जिले में इसको खोज की है। नागालैंड, उसकी राजधानी क्या है? कोहिमा है। और अब बात करेंगे योजना से रिलेटेड, यानी स्कीम, गवर्नमेंट की, राज्यों की, केंद्र की सारी स्कीम जो भी है वो सब कुछ कवर करवाएंगे हम आपको। और दोस्तों कैसा लग रहा है ये वीडियो? पसंद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो, ताकि सब तक पहुंच सके जो भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको बताइए। और ये एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, कुछ घंटे का वीडियो है, एक साथ रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो पढ़ना चाहिए डेली और डिटेल में PDF पढ़ना चाहिए, तो आप इसको भी देखिए तो इससे बहुत कुछ काम चल जाएगा आपका। और PDF तो कई तरीके के हैं, 1 लाइनर भी है, MCQ भी है और MCQ विद डिटेल नोट्स भी है। मतलब जैसी तैयारी करनी है वैसा कंटेंट होता है, लेकिन वो अलग अलग तरह का होता है। एक बेसिक का अलग होता है यानी 1 डे के लिए, और एक ISPCS एग्जामिनेशन के लिए अलग होता है। शार्प लर्निंग ऐप पर वो सब मिलता है। तो योजना से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न होगा, किस राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की? तो केरलम। 15 जून को प्रियदर्शनी मुफ्त बस योजना शुरू की गई, वहां के मुख्यमंत्री VD सतीशन के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में KG से PG तक की निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की? आंसर होगा ओडिशा। 12 जून को यह ऐलान किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के द्वारा। हालांकि इस ऐलान के बाद ही वहाँ के स्कूली जो सिलेबस है और उसके जो सरकारी बुक्स हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाई गई हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कई सारे तथ्य गलत थे। खैर, इसमें क्या है कि 10th तक के तो क्लासेस फ्री थी पढ़ाई, लेकिन अब उसको PG तक की, पोस्ट ग्रेजुएट तक का फ्री कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निर्माणाधीन जोजिला सुरंग किन 2 यूनियन टेरिटरी और राज्यों के बीच में है जिसका ब्रेक थ्रू यानी आर पार खुदाई का काम जून 2026 में पूरा हो गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में। 9 जून को ये काम पूरा हो गया। अगर कहाँ पर है मैप में देखेंगे ना तो ये इस तरीके से ये हो गया जम्मू कश्मीर और इधर लद्दाख है, तो यहीं पर है ये कनेक्ट करना है श्रीनगर और इधर लेह को कनेक्ट करने वाला जो राजमार्ग है उसी से ये यहाँ पर है, बाई डायरेक्शनल है। ठीक है,
सिंगल ट्यूब टनल। तो ये काम हो गया है, लंबाई करीब करीब 13.153 किलोमीटर के आसपास है। और ये देखिए इस तरीके से ये विस्फोट होगा जो इस वीडियो में भी मैं दिखाना चाहूँगा। ये सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल है और रिकॉर्ड भी बना है इतनी ऊंचाई पर, जो इससे दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल बाईपास सुरंग है। ओके, ये देखिए इस तरह से विस्फोट हुआ और फिर आर पार कर दिया गया, लास्ट बचा हुआ था वहीं पर। अच्छा, एक और बात है कि समुद्र तल से लगभग ये 11,578 फीट की ऊंचाई पर है ये स्थित। तो ये मतलब ऊंचाई के मतलब इस ऊंचाई पर भी सिंगल ट्यूब जो बाई डायरेक्शनल है ना, वो भी काफ़ी नंबर 1 ही कहेंगे हम, ठीक है। और ये कौन बना रहा है? तो मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत तो वैसे योजना बनी थी 1997 में, ठीक है, लेकिन फिर सर्वे वगैरह हुआ था 1999 में। करगिल वॉर के दौरान देखा गया कि हमें एक सुरंग की ज़रूरत है ताकि जो 3-4 महीने सर्दियों में बर्फबारी की वजह से जो रास्ता बंद हो जाता था वो जारी रहे। तो फिर तय किया गया ठीक है इसको बनेगा। 2005 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो उस वक्त थे, उन्होंने इस परियोजना की घोषणा की थी। 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। फिर अब ये बन रहा है, उम्मीद है कि 1-2 साल में ये पूरा तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने किस तरह के खाद्य उत्पादों के लिए नया लोगो जारी किया है? वीगन फूड के लिए नया लोगो जारी किया है 1 जुलाई को, ठीक है। वीगन क्या होता है? जिसमें किसी भी पशु उत्पाद या कहें मतलब मांस हो या फिर दूध ही क्यों ना हो, मतलब पशु से जुड़े हुए कोई भी उत्पाद नहीं हो जिसमें, उसी को वीगन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना भारत और किस देश के बीच में है, जिसके राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान इसे मिलकर समय पर पूरा करने की सहमति जताई है? म्यांमार और भारत के बीच में है, ठीक है। तो ये क्या है अगर देखेंगे तो जो कोलकाता बंदरगाह है ना, उसको सितवे बंदरगाह जिसको भारत ने ही डेवलप किया है म्यांमार में, उससे कनेक्ट करता है। फिर ये नदी के होते हुए यहाँ फिर ये रोड मार्ग से आइजॉल तक यहाँ तक कनेक्शन करने की ये पूरा प्लान है। एक्चुअल में क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो हिस्सा है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसको चिकन नेक भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है। तो वो उसको देखते हुए इधर से ये कनेक्ट किया गया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये इस तरीके से। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। इससे रिलेटेड यूपीएससी में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग को जल्द पूरा करने के ऊपर चर्चा हुई। तो ये हाईवे भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय समूह के देशों से जोड़ने की एक रणनीतिक पहल है? आंसर क्या होगा इसका? आसियान, ठीक है, आसियान। तो एक बार मैं मैप के जरिए दिखा देना चाहता हूँ। ये जो IMT हाईवे है, यानी इंडिया म्यांमार थाईलैंड, ये हाईवे ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बनाई जा रही है। और ये प्यारा भारत है अपना, और इधर वाले जो कुछ देश हैं वो आसियान देश हैं। और ये तो रहा म्यांमार यह वाला, और ये रहा थाईलैंड। तो यहाँ ना इधर से ये जो अपना मणिपुर है वहाँ से कनेक्ट करते हुए यहाँ तक रोड जानी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भारत और आसियान देश के बीच में कनेक्टिविटी वो हो जाएगी। हालांकि ये जो है ना वो काफ़ी पुराना है, 2002 में विचार पहली बार आया था और उसके बाद फिर निर्माण कार्य वगैरह सब कुछ शुरू हुआ। भारत में मोरे एक जगह है जो कि मणिपुर राज्य का सीमावर्ती शहर है, यहाँ पर यहीं से ये कनेक्ट होके और यहाँ तक आना है। लेकिन म्यांमार में जो कि मैंने पहले बताया आपको कि वहाँ पर जो है ना वो वहाँ की जो स्थिति है बहुत ही तनावपूर्ण है, गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इस वजह से यहाँ का रोड वगैरह नहीं बन पा रहा। इसी को लेकर ये चर्चा हुई है कि भाई इसको आगे किया जाए, काम बढ़ाया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि ये भारत के हित को लेकर बहुत ज़रूरी है। और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा आप। ओके, चलिए
क्वेश्चन होगा कि पहली बार किस भारतीय को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो विवेक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। 2026-27 के लिए, एक साल के लिए इनको उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वो 1994 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं वो। ठीक है, एफएटीएफ के बारे में जानते हैं। स्थापना हुई थी 1989 में पेरिस में आयोजित जो G7 शिखर सम्मेलन था उसी के दौरान। मुख्यालय इसका पेरिस में है, फ्रांस में। और तो इसके 40 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, तो उसका पहला मध्य एशियाई सदस्य देश कौन बना है, तो उज्बेकिस्तान बना है। जून में औपचारिक रूप से एनडीबी का शेयर धारक बन गया। वो उज्बेकिस्तान जो है ना वो 10वां सदस्य बना है एनडीबी का। एनडीबी इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता था। ये ब्रिक्स देशों उसके द्वारा स्थापित है, लेकिन बाकी दूसरे देश भी इसके बनते हैं मेंबर्स। ठीक है, उज्बेकिस्तान जो देख रहे हैं आप, ये रेड कलर में जो है, इसकी राजधानी है ताशकंद, राष्ट्रपति हैं शौकत मिर्जियोयेव। मुद्रा यहाँ पर चलती है उज्बेक सुम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन फ्रांस के किस शहर में हुआ, जहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अतिथि के तौर पर शामिल हुए, तो एवियन में हुआ। पूरा नाम है इसका एवियन ले बैन। तो वहीं पर यह आयोजन किया गया। ये 52वां शिखर सम्मेलन था। मेजबान फ्रांस था और आयोजन स्थल एवियन था। नाम आपको याद रखना है एवियन। ये 15 से 17 जून को आयोजित किया गया था और इस बार की थीम थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करना। सदस्य देश जो है ना वो G7 के वो कौन कौन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। और आमंत्रित जो देश थे, तो फ्रांस ने क्या किया, मतलब जो होस्ट करता है ना वो दूसरे देशों को बुलाता है, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को। तो भारत, ब्राज़ील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, इन सबको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था ये। ठीक है, और भारत की 13वीं बार भागीदारी हुई है G7 समिट में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार वो इस बार गए थे। ठीक है, तो इस बार के जो G7 समिट हुई है उसमें ये 6 प्रमुख स्तंभ भी तय किए गए थे। संतुलित साझा आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पर नया सर्वसम्मति ढांचा, क्रिकेट मिनरल्स पर मूल्य श्रृंखला मजबूत करना, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, ड्रग तस्करी और संगठित अपराधों के खिलाफ लड़ाई, कैंसर के खिलाफ वैश्विक जंग, ये सब जो है ना वो तय किया गया था। और कई सारे मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन बहुत सारी सहमति, जैसे यूक्रेन को सहयोग दिया जाएगा, रूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, इस तरह के कई सारे जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। क्रिटिकल मिनरल वैल्यू चेन बनाया जाएगा, मतलब कि चीन का जो एकाधिकार है इस पर, उसको कम करने के लिए। तो ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एआई पर भी विवाद वहाँ पर हुआ। यूरोपीय देश ये कह रहे थे कि एआई सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी प्रभुत्व का वो हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि बाकी देश को भी एआई पर नियंत्रण और वो भी आगे बढ़ सकें, इस पर भी काम होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक में नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है? नीलकंठ मिश्रा को नियुक्त किया है। किन की जगह पर नियुक्त किया है नीलकंठ मिश्रा को? तो परमेश्वरन अय्यर की जगह पर। इससे पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब नीलकंठ मिश्रा हो गए हैं, उनको बना दिया गया है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक में जो हिस्सेदार देश हैं वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका का है और भारत का हिस्सा 2.91% है। देखिए वर्ल्ड बैंक में ना जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं वो 25 होते हैं टोटल, और उनका जो चुनाव होता है या वो प्रतिनिधित्व करते हैं कहिए 189 सदस्य देशों का। और भारत के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके पास भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के प्रतिनिधित्व करने की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी, 81 ईयर पहले। इसके प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पड़ोसी देश के तत्कालीन विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है। और उन्होंने वो किसकी जगह ले रहे हैं? तो जर्मनी के जो पूर्व विदेश मंत्री हैं एना लेना बेरबाक, उनकी जगह ले रहे हैं वो। और आपको बताऊं कि 81वां जो सत्र है ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, उसका सत्र 8 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो एक साल के लिए 8 सितंबर से अब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट या कहें अध्यक्ष अब खलीलुर रहमान हो गए हैं। ठीक है। बांग्लादेश से पहले भी एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1986-87 की बात है। उस वक्त हुमायूं रशीद चौधरी वो 41वीं महासभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2027-28 कार्यकाल के लिए चुने गए 5 नए अस्थायी सदस्य देश कौन है? तो ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद एंड टोबैगो। और ये अलग अलग क्षेत्रीय समूह से चुने गए हैं। अफ्रीकी समूह से जिम्बाब्वे, एशिया प्रशांत समूह से किर्गिस्तान, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन समूह से त्रिनिदाद टोबैगो, और पश्चिम यूरोप और अन्य समूह से ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल का चयन हुआ है। ठीक है। तो ये सब जो देश हैं वो अपने 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2027 से वो शुरू करेंगे। ठीक है। दरअसल अलग अलग समूह होता है, टोटल 5 समूह होते हैं, उनमें से चुना जाता है और 2 साल का कार्यकाल होता है। और आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर होते हैं 15, जिनमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर, उनका चुनाव होता है। और एक और ख़ास बात है कि एक ही देश अगले साल फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता है। जैसे पाकिस्तान था ना, उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 31 दिसंबर 2026 में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा देश पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो वह है किर्गिस्तान। ठीक है। सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान, उसको पहली बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है अस्थायी सदस्य के तौर पर। कहाँ पर है किर्गिस्तान? एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इस तरफ देखेंगे यहाँ है सेंट्रल एशिया। ठीक है, मध्य एशिया। और यहीं पर ये जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं वो किर्गिस्तान है। इसका पड़ोसी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और इधर चाइना है। ये किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक, उसका नाम है। राष्ट्रपति हैं सादिर जरारोव। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और विदेश से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, विदेश को एक तरह से 2 हिस्सों में बांटा हुआ था मैंने। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय संगठन और एक फॉरेन रिलेशन, एक तरह से अलग से। तो यहाँ क्वेश्चन होगा कि किस देश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय कैबिनेट का दर्जा दिया गया है? तो बांग्लादेश में। ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने ये जो है आदेश जारी किया है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंसी वरीयता क्रम में केंद्रीय कैबिनेट के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वरीयता अनुक्रम, टेबल ऑफ प्रेफरेंस का मतलब भारत सरकार का एक आधिकारिक प्रोटोकॉल है जो तय करता है कि सरकारी या कूटनीतिक स्तर पर किस पद के व्यक्ति का क्या स्थान होगा। ठीक है। तो ये केवल हालांकि औपचारिक चीज़ों के लिए है, आधिकारिक प्रोटोकॉल के लिए है। वहाँ जो समारोह होंगे, बैठकें होंगी, उसमें वो ऊपर के लेवल की ओर कैबिनेट मंत्री के लेवल पर वहाँ पर जा सकेंगे, बैठ सकेंगे। ये उनको व्यक्तिगत दर्जा है, दिनेश त्रिवेदी को दिया गया है। उनके कार्यकाल के लिए वो जो वहाँ राजदूत हैं बांग्लादेश में भारत के, उसके लिए दिया गया है, अन्य वक्त के लिए नहीं रहेगा ये। अगला क्वेश्चन है कि जून 2026 में किस देश के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल हुए? कौन? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पीएम होगा। तो आंसर क्या होगा? सेशल्स में वो गए थे आधिकारिक यात्रा पर, और वहाँ के जो राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेरमनी, उन्हीं के निमंत्रण पर वो आए थे वहाँ पर। ठीक है।
सेशल्स को अगर देखेंगे वो कहाँ पर है, तो ये पूर्वी अफ्रीका के तट से दूर इस लोकेशन के पास में है, ठीक है, सेशल्स। और इसकी राजधानी विक्टोरिया है। आबादी, यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा सा देश है कि लगभग 1 लाख ही इसकी आबादी है। सेशल्स रुपया यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। विपुल नाम है उनका, अनुभवी राजनयिक हैं वो। ओमान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? प्रशांत पीसे बने हैं वो, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं वो। अगला क्वेश्चन है कि यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध खत्म करने के लिए जो अंतरिम समझौता हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, उसमें किस तीसरे देश के परमेश्वर ने मध्यस्थ की भूमिका में सिग्नेचर किया? आंसर होगा पाकिस्तान। हालांकि ये जो है ना वो बहुत दिन चल नहीं पाया, कुछ ही दिनों में ही ये जो संधि थी, ये जो एमओयू था, संधि नहीं एमओयू कही है, वो टूट गया और अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से घमासान चल रहा है। अब फिर जब ख़त्म होगा तो होगा। मुख्य तौर पे इसमें 14 पॉइंट थे जिस पर ये मतलब समझौते हुआ था, लेकिन वो सब कुछ टूट गया, फिर से एमओयू होने जा रहा है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने जन्म संग्रह में अपने देश की आबादी को 2050 तक 10 मिलियन तक सीमित रखने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? आंसर होगा स्विट्जरलैंड। ये जून में जनमत संग्रह हुआ था और उसके बाद ये खारिज कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, ये स्विट्जरलैंड जो है ना वहाँ पर अलग तरह की लोकतंत्र अलग तरह का है। स्विट्जरलैंड यूरोप में है और लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर राजधानी नहीं है कोई, लेकिन बर्न ही यहाँ के मतलब वास्तविक संघीय राजधानी के रूप में काम करता है। और यहाँ जो है ना जो राजनीतिक व्यवस्था है अनोखी है। यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र काम करता है। मतलब ये हुआ कि जनता केवल नेताओं को चुनकर शांत नहीं होती थी जैसे भारत की तरह कि 5 साल हमने चुन दिया तो 5 साल तक वो राज करेंगे, मौज करेंगे और कहेंगे कि हम तो करेंगे, हम तो जनता ने 5 साल के लिए चुना है हमको। बल्कि क्या होता है कि देश की जो कानून और नीतियां हैं उस पर अंतिम मुहर वहाँ की जनता लगाती है। ये जनमत संग्रह वगैरह जो है ना उसी का लोकतांत्रिक चीज़ों का ये हिस्सा है वहाँ का, ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 13 से 18 जून 2026 तक किन 2 देशों की यात्रा की? तो फ्रांस और स्लोवाकिया की। फ्रांस में वो नीस शहर भी गए और G7 के समिट में भी वो शामिल हुए और स्लोवाकिया में उनको सम्मान दिया गया, उसको लेकर वो पहुंचे थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने जून 2026 में भारत की यात्रा की? तो डेल्सी रोड्रिगेज नाम है उनका। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो 3 से 7 जून तक भारत की अधिकार की यात्रा पर रही थी। उद्देश्य यही था कि वहाँ का जो तेल है ना वो भारत खरीदे, शायद इसी वजह से। लेकिन बताया गया कि ऊर्जा तो बताया गया, व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश जैसे मुद्दों को लेकर हुआ है। वेनेजुएला जो है ना वो एक तरह से अभी अमेरिकी उपनिवेश की तरह है। ये तब हुआ जब वहाँ के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान अमेरिका के सैनिकों ने पकड़ लिया और उनकी पत्नी सहित उनको उठा के अमेरिका ले गया, वहाँ जेल में बंद किया हुआ है और मादक पदार्थ का लेकर मुकदमा ठोका हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। और दोस्तों पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा इस वीडियो को। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की शिलालेख शाखा द्वारा किस टाइगर रिजर्व से 2वीं शताब्दी ईसा से लेकर 16वीं शताब्दी ईसा तक के प्राचीन शिलालेखों का कलेक्शन खोजा गया? तो नल्ला माला टाइगर रिजर्व। तो ASI ने ये ढूंढा है 13 जून को। ये आंध्र प्रदेश का नल्ला माला टाइगर रिजर्व में सर्वे वगैरह किया गया था, तो उसी में ये मतलब बहुत ही पुराना अलग अलग लिपियों में लिखा हुआ मिला, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं GI टैग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश के, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस इलाके के सर्दियों के व्यंजन गराडू को GI टैग दिया गया है? तो मालवा का। गराडू जो है ना एक कंद है और इसको डीप फ्राई किया जाता है और खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस जिले और राज्य के क्षेत्र
सैलाना के बालम खीरे को जीआई टैग दिया गया? रतलाम मध्य प्रदेश। ये अलग तरह का खीरा होता है देखने में। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस शहर की खोरसानी इमली को जीआई टैग मिला है? मांडू। ये जिला जो है ना वो धार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जीआई टैग दिया गया? त्रिपुरा। त्रिपुरा का सारिंदा है, ये तो देख रहे हैं आप, पारंपरिक वहाँ आदिवासी समुदाय इसको बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों के बांस शिल्प यानी बैम्बू क्राफ्ट को जून 2026 में अलग अलग जीआई टैग दिया गया? तो असम और झारखंड, उन दोनों को अलग को। असम का जो बांस शिल्प है ना वो वहाँ की मतलब आर्थिक विरासत और सांस्कृतिक जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका एक प्रमुख हिस्सा है। और झारखंड का जो बांस शिल्प है वो प्राचीन और वहाँ की आदिवासी कला है। ठीक है, तो ये जीआई टैग जो है ना वो दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया, तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? तो असम का है। असम का कार्बी आंगलोंग जिले में लोग स्वदेशी बुनकर बुनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के वाद्य यंत्र बिहू पेपा को जीआई टैग मिला है? असम का बिहू पेपा। ये भैंस के सींग और बांस के छोटे टुकड़े से बना हुआ एक हॉर्न पाइप होता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के देवड़ी हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला है? जो देवड़ी जनजाति द्वारा पीढ़ियों से बुने जाने वाली पारंपरिक हस्तशिल्प है, तो असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले की प्रसिद्ध पारंपरिक भगैया साड़ी और फैब्रिक को जीआई टैग मिला है? तो गोड्डा के, गोड्डा का है ये, काफ़ी वहाँ चर्चित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस जिले की कुचाई सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो सरायकेला खरसावां उसको मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य के टसर सिल्क साड़ी उत्पाद को जीआई टैग मिला है? तो है झारखंड। टसर सिल्क जो झारखंड जो है ना वो सबसे बड़ा उत्पादक है ये टसर सिल्क का। टसर ना कीड़ा होता है उसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले की पंची या पंचो साड़ी फैब्रिक को जीआई टैग मिला है? तो दुमका का है। अगला क्वेश्चन है कि असम के किस जिले की मिठाई केसरिया कलाकंद को जीआई टैग दिया गया है? तो कोडरमा। ये झुमड़ी तलैया वहाँ का है, ये दूध से बनता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की लुप्त प्राय होती शिल्पकला डोगरा क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया? तो ये झारखंड। ये वहाँ की आदिवासी कला है, करीब 4000 साल पुरानी कला ये मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजाति की पारंपरिक कठपुतली कला चादर बदौनी और परिधान है दुमका चादर, उसको जीआई टैग दिया गया? तो संथाल। ठीक है, संथाल की है। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा आदिवासी समुदाय द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध किस राज्य के मुंडा आभूषण को जीआई टैग दिया गया है? तो झारखंड का है ये मुंडा आभूषण। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के प्राचीन आदिवासी चित्रकला परंपरा जादू पटुआ उसको जीआई टैग दिया गया? तो झारखंड। ये संथाली जनजाति से जुड़ा हुआ ये है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के बरौनी पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो झारखंड की। ठीक है, ये संथाली वहाँ की संस्कृति का है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की सदियों पुरानी हस्तकला 52 बूटी साड़ी को फैब्रिक को जीआई टैग दिया गया है? तो वह है नालंदा। ठीक है, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा वो जो 52 ये जो 52 बूटी साड़ी फैब्रिक है ना ये मतलब भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की पत्थर काटी पत्थर शिल्प को जीआई टैग दिया गया? गया जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्राचीन लोककला पीढ़िया पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? भोजपुर की। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बातें। और इसका पीडीएफ अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स का बैचेज लिए हुए हैं वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, बाय।